नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दुनिया को मिली कोरोना की पहली वैक्सीन। इंग्लैंड ने अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के वैक्सीन को दी मंजूरी। अगले हफ्ते से शुरू होगा उत्पादन। बुजुर्गों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के सकारात्मक नतीजों की जताई उम्मीद। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ की अहम बैठक। किसान संगठनों के साथ अगले दौर की बातचीत कल। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बेहद प्रभावी भूमिका निभा रहा है भारत। मुश्किल वक्त में भी जरूरतमंद देशों तक पहुंचाई हर संभव मदद। विदेश में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए चलाए गए वंदे भारत मिशन को सराहा। और भारत में 4.5% पर आई कोरोना के सक्रिय मामलों की दर। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर 94% के पार। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन की नियामक संस्था MHRA ने कहा है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के बचाव में 95% प्रभावी साबित हुई है और इसके व्यापक इस्तेमाल की अनुमति देना सुरक्षित है। अगले सप्ताह की शुरुआत में वैक्सीन को रिलीज करने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अगले कुछ ही दिनों में महामारी का सबसे ज्यादा खतरा झेल रहे लोगों को वैक्सीन की खुराक देनी शुरू कर दी जाएगी। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन की 4 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। हर व्यक्ति को संक्रमण से सुरक्षा के लिए 2 खुराक दी जाएंगी। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन की दवा कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर किया है। The MHRA has formally authorized the Pfizer vaccine for COVID-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. I would like to pay tribute to and to thank all those who have made this possible. It is the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get our economy moving again. The MHRA's recommendation has been reached following an extremely thorough and scientifically rigorous review of all the evidence of safety, of effectiveness and of quality of the Pfizer-BioNTech vaccine. The UK government has now accepted this advice and has made the decision to approve the vaccine for use with some conditions in adults aged 16. देश में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी। कोविड से संबंधित केंद्र के दिशा निर्देशों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से पालन करने की वजह से संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है और ये 94% के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 25 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है।
देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और ये दर गिरकर 4.5% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 43,000 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 4,28,000 तक पहुंच गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से अब तक 89 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और रिकवरी रेट 94.03% हो गया है। हालांकि 36,000 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 95 लाख के पास पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 501 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,38,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मामलों में 78% मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामले 1455 कम होकर 90,168 रह गए हैं। ICMR के मुताबिक 1 दिसंबर तक 14,24,45,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 10,96,651 नमूनों का परीक्षण मंगलवार को किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज गवर्नर काउंसिल की 18वीं बैठक और गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में जरूरतमंद देशों की मदद की है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मुश्किलों का सामना कर रहे देशों को हर मुमकिन मदद पहुंचाई है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस की टीका विकसित करने के लिए अनुसंधान जारी है। साथ ही कहा कि बहुत जल्द वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। उपराष्ट्रपति ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयासों की भी तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी जताई कि ICWA ने महामारी के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया। 50 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन शामिल हैं। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को पिछली बैठक के बाद अब तक की गतिविधियों की जानकारी दी गई और बैठक के दौरान 2019-20 की सालाना रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता कल होगी। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने किसानों से आंदोलन स्थगित करने और वार्ता के लिए आगे आने की बात कही है। मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में हैं और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ होगी। और इससे पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को 30 से ज्यादा किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए थे। कृषि मंत्री ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने का सुझाव दिया गया, जिन पर चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके। सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में 3 नए कृषि कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार, संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य संरक्षण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल है।
वित्त विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान विस्तृत विचार करने के लिए अहम विषयों का चयन किया है। समिति ने जिन विषयों का चयन किया है उनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्तीय बाजारों पर कोविड-19 महामारी का दीर्घकालिक प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इक्विटी और ऋण पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि, लंबी अवधि के कॉर्पोरेट ऋण सहित बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति, एमएसएमई क्षेत्र का वित्त पोषण समेत कई और विषयों को शामिल किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किया है। एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी ने पटना के आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत कई नेता मौजूद रहे। फिलहाल विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है और उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। जरूरत पड़ने पर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज थम गया। 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही 8वें और आखिरी चरण के दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच भी की गई। आखिरी चरण के लिए नाम वापस लेने की तारीख 4 दिसंबर है। यहाँ चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाली इस चुनाव प्रक्रिया के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। पहले 2 चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर और 1 दिसंबर को पूरा हो गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसके गठन को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा के सचिव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स इसे लेकर विभिन्न हितधारकों की ओर से दिए गए सुझाव पर विचार करेगी और 1 महीने में इसे लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हुई बैठक प्रधानमंत्री के उस विजन की दिशा में अहम कदम है जिसमें छात्र अपनी मातृभाषा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। इसका मकसद उन प्रतिभावान छात्रों को तकनीकी शिक्षा से वंचित होने से रोकना है जिन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नई विदेश व्यापार नीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तलाशने के साथ साथ परंपरागत बाजारों में नए उत्पादों के लिए उपभोक्ता बनाने पर जोर दिया जाएगा।
आज बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक की अध्यक्षता के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने घरेलू विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अलावा भारतीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तलाशने और नए उत्पादों के निर्यात पर जोर दिया है। बैठक के दौरान नई विदेश व्यापार नीति, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीतियों और उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड ऑफ ट्रेड एक ऐसा मंच है जो व्यापार और उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श और परामर्श का अवसर प्रदान करता है। साथ ही भारत के व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है। We have every possibility both to achieve the export target of $1 trillion by 2025 and the GDP target of $5 trillion. Both are still eminently doable. The country is rebounding in a very rapid recovery phase. We do believe that we'll be looking at positive growth from the next quarter onwards. Industry has become more resilient, and I have no doubt in my mind that with the collective effort of all the states, central government, both at the political and official level, we will all work together as one team India for the better future of the people of India. लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगरपालिका बॉन्ड्स को आज बीएसई में सूचीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में एनएससी के बेल समारोह में हिस्सा लिया। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि को लखनऊ में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाया जाएगा। इसमें अमृत योजना के तहत चलाई जा रही जल आपूर्ति परियोजना और आवास परियोजना शामिल है। 13 नवंबर को जारी किए गए एलएमसी बॉन्ड की मांग 4.5 गुना ज्यादा रही और ये 10 साल के लिए 8.5% की आकर्षक कूपन की दर पर बंद हुआ। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का 9वां शहर बन गया है। इसे केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहन दिया है। योजना के शुरू करने के बाद ये उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की ओर से पहला नगर पालिका बॉन्ड है। उम्मीद की जा रही है कि वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निगम भी आने वाले महीनों में नगर पालिका बॉन्ड जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कदम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लखनऊ नगर निगम को मदद मिलेगी। कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्पन्न वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में नगर निगम में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 का कहना है कि भारत इस बीमारी से प्रभावित वो अकेला देश है जिसने 2018 के मुकाबले 2019 में बीमारी के मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की है। भारत का एनुअल पैरासिटिक इंसिडेंस 2017 के मुताबिक 2018 में 27.6% था, जो 2019 में 2018 के मुकाबले 18.4 पर आ गया। भारत ने 2012 से एपीआई को 1 से भी कम पर बरकरार रखा है। भारत में मलेरिया के मामले 20 मिलियन से घटकर 6 मिलियन पर आ गए हैं। निवार चक्रवात के बाद अब एक और चक्रवात के तमिलनाडु और केरल के तट से टकराने की संभावना है। तूफान को लेकर दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में तमिलनाडु और केरल से मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की और हालात पर चर्चा की। साथ ही दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उठा चक्रवाती तूफान बुरेवी फिलहाल उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात श्रीलंका के त्रिकोमली तट पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 4 दिसंबर की सुबह दक्षिण तमिलनाडु में कन्याकुमारी
और पम्बन के बीच से गुजर सकता है। तूफान बुरेवी की वजह से कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, तेनकाशी, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की टीमों ने केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। जलवायु परिवर्तन पर गंभीर केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी AIPA के सदस्य के रूप में काम करेंगे, जो भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी NDC के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करेंगे और पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों की निगरानी, समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिए समय समय पर अपडेट जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश भी तैयार करेंगे। प्रदूषण देश और दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। वायु प्रदूषण ने कोरोना महामारी के खतरे को और बढ़ा दिया है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 2 दिसंबर यानी आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भी आज का दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हर उन कानूनों के बारे में अवगत कराना है जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के पहले भारत ने अपने भरोसेमंद देशों से परामर्श शुरू कर दिया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने सचिव स्तर के अधिकारी विकास स्वरूप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को रूस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा परिषद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। दोनों प्रतिनिधिमंडल के बीच साथ मिलकर चलने का एक खाका भी बनाया गया। भारत और रूस विशेष रणनीतिक भागीदार हैं। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है और रूस ने इस मसले पर भी भारत को साथ देने का आश्वासन दिया है। इजराइल की संसद ने उस प्रारंभिक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जिसमें संसद को भंग करने का प्रस्ताव है। सरकार में साझेदार द ब्लू एंड व्हाइट पार्टी संसद को भंग करने के पक्ष में मतदान किया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी के बीच इजराइल में 2 साल के भीतर चौथे राष्ट्रीय चुनाव की संभावना बन गई है। इजराइल की संसद कैंसेट ने 61 के मुकाबले 54 वोटों से प्रस्ताव को मंजूर किया। अगले हफ्ते प्रस्ताव पर अंतिम मतदान होगा। संसद को भंग करने से रोकने के लिए अंतिम प्रयास में सरकार के 2 मुख्य दलों के बीच बातचीत जारी रहने की फिलहाल उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वाधीनता संग्राम की वीरांगनाओं को याद करते हुए आज इस कड़ी में रुक्मिणी लक्ष्मीपति के व्यक्तित्व के बारे में फेसबुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पिछड़ों के उद्धार के लिए गहने दान कर दिए। स्वाधीनता आंदोलन की अनजान वीरांगनाओं पर फेसबुक श्रृंखला के माध्यम से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रुक्मिणी लक्ष्मीपति को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। रुक्मिणी लक्ष्मीपति ने राजा जी के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी के नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली वे पहली महिला सत्याग्रही थीं। उन्होंने अपने सारे गहने पिछड़ों के कल्याण निधि में दान कर दिए थे। 6 दिसंबर 1892 में प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में जन्मी रुक्मिणी लक्ष्मीपति सदैव स्वतंत्र विचारों वाली महिला थीं। उनके अभिभावक कोचीन राज्य के दीवान थे। वे मद्रास के प्रसिद्ध विमेन क्रिश्चियन कॉलेज के पहले बैच की स्नातक थीं। वे उदारवादी स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती थीं।
कालांतर में आपने डॉक्टर अचंत लक्ष्मीपति से अंतरजातीय विवाह किया। 1920 के दशक में रुक्मणी लक्ष्मीपति की रुचि स्वाधीनता आंदोलन और स्वदेशी आंदोलनों में बढ़ने लगी। वे महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं से प्रभावित रहीं। उन्होंने युवा महिलाओं को खादी कातने और रोजमर्रा में उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। युवा महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत स्त्री मंडल और विमेन इंडिया एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से जुड़कर रुक्मणी लक्ष्मीपति ने बाल विवाह निषेध जैसे सामाजिक सुधारों के लिए सशक्त आवाज उठाई। 1926 में कांग्रेस ने उन्हें महिला मताधिकार के मुद्दे पर विमेन कॉन्फ्रेंस ऑन सरफेस में भाग लेने के लिए पेरिस भेजा। रुक्मणी लक्ष्मीपति ने साइमन कमीशन के विरोध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाने का आह्वान किया तो उन्होंने भी उस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की स्वाधीनता के लिए अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया। उसी साल सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में राजा जी ने चुने हुए 99 सत्याग्रहियों के साथ त्रिची से वेदारण्यम तक की पद यात्रा की, जिनमें 4 महिलाएं शामिल थीं। रुक्मणी लक्ष्मीपति उनमें से एक थी। सत्याग्रहियों को लाठी चार्ज से बचाने के लिए उन्होंने खुद पर लाठी के वार झेले। रुक्मणी लक्ष्मीपति समेत अन्य सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। उन्हें 1 वर्ष की जेल की सजा मिली। 1937 में वे मद्रास विधानसभा की पहली महिला सदस्य चुनी गईं और विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। 1946 के चुनावों के बाद वे मुख्यमंत्री टी प्रकाशम जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद संभाला। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।